नमस्कार बच्चों। 8th क्लास हम व्याकरण के 10 पाठ कर चुके हैं। आज हम 11वां पाठ करेंगे जिसका शीर्षक है क्रिया। आज हम क्रिया पर बात करेंगे, क्रिया को जानेंगे। मैं कुछ वाक्य आपके सामने पढ़ूंगी। बालिका गा रही है, बालक दौड़ रहे हैं, वह सो रहा है, बच्चे कक्षा में हिंदी पढ़ रहे हैं। अब ये जो रंगीन शब्द हैं आप इन पर ध्यान दीजिए। गाने, दौड़ने, सोने और पढ़ने के कार्यों का जिन शब्दों द्वारा बोध हो रहा है, पता चल रहा है, वे क्रियाएं हैं। जिनसे हमें दौड़ने, चलने, सोने, गाने आदि का पता चल रहा है, वे क्रियाएं हैं। और क्रिया वाक्य में अनिवार्य होती है, बहुत ज़रूरी होती है, अनिवार्य अंग होता है। इसके बिना वाक्य हो ही नहीं सकता। कभी कभी क्रिया छिपी रहती है, पर वह रहती अवश्य है। क्रिया उसमें कई बार हमें छिपी हुई नज़र आती है, सामने नज़र नहीं आती, लेकिन उसमें छिपी होती है, लेकिन उसमें क्रिया होती ज़रूर है वाक्य में। जैसे सुंदर, इसका अर्थ है सुंदर लिखा है या वस्तु बहुत सुंदर है। इसमें अपने आप में ही हमें क्रिया का पता चल रहा है। इस शब्द में सुंदर, इसका मतलब सुंदर लिखा है या वस्तु बहुत सुंदर है। ठीक है, तो कई बार छिपी हुई होती है, लेकिन उसमें होती ज़रूर है। अब सीधे शब्दों में क्रिया की परिभाषा सुनिए। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। उससे पहले आप ये भी जान लें कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और उसमें ना जोड़ देना, जब हम उसमें ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जो मूल रूप है धातु कहलाता है और धातु में ना जोड़ने से सामान्य क्रिया का रूप आ जाता है। जैसे ये आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जा जमा ना जाना, सुन जमा ना सुनना। ऐसे ही और भी आप मूल धातु में ना और भी जोड़े गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम भेद पर आएंगे और सबसे पहले करेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा कराती है, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा कराती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए आप। इसमें हम प्रश्न रखकर देखेंगे। जो उदाहरण अब मैं बोलूँगी, इसमें आप क्या या किसके या किसे का उत्तर ढूंढेंगे। अगर आपको उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। माँ खाना बना रही है। अब इसमें प्रश्न रखें आप, माँ क्या बना रही है? क्या का उत्तर हमें मिल गया, खाना। आगे दूसरा देखिए, माँ ने बच्चे को खाना दिया। माँ ने किसे खाना दिया? बच्चे को। किसको खाना दिया? बच्चे को खाना दिया। इन वाक्यों में यदि हम क्रिया पर क्या से प्रश्न करते हैं, जैसा मैंने अभी किया है, तो हमें उनके उत्तर मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से ही मिल रहे हैं।
अब आप आगे देखिए, अकर्मक क्रिया। अभी पहले हम इसके सकर्मक क्रिया के और दो रूप जान लेते हैं, फिर हम अकर्मक पर आएंगे। एक कर्मक और द्विकर्मक। अब मैं एक कर्मक, एक जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक ही कर्म हो। द्विकर्मक जिसमें एक से ज़्यादा कर्म हो। इसमें दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे दो ही होते हैं द्विकर्मक, दो कर्म जिसमें होते हैं। अब आप पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया क्या है। एक कर्मक क्रिया, जो क्रिया केवल एक ही कर्म की अपेक्षा करती है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें एक ही कर्म होता है। बच्चे ने पत्र लिखा, इसमें एक ही कर्म है पत्र। मैंने कल फिल्म देखी, फिल्म एक कर्म है। अब द्विकर्मक में क्या है, जो क्रिया दो कर्मों की अपेक्षा कराती है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें दो कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रियाएं जिसमें दो कर्म होते हैं, जो दो कर्मों की अपेक्षा कराती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष कर्म मिलेगा आपको और एक अप्रत्यक्ष मिलेगा। एक जो सामने नजर आ रहा होगा और दूसरा जो उसकी मदद करता हुआ मिलेगा। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। माँ ने बच्चों को मिठाई दी। अब आप इसे देखेंगे, बच्चों अप्रत्यक्ष कर्म है, मिठाई इसमें प्रत्यक्ष कर्म है। जो मूल रूप से जो कार्य किया गया है वो मिठाई बांटी गई है, मिठाई दी गई है। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, बच्चों को मिठाई दी गई है। पुजारी ने भक्तों को प्रसाद बांटा। अब मेन कार्य इसमें है, मुख्य कार्य है प्रसाद बांटना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया एक और है इसमें जो है भक्तों। तो ये प्रत्यक्ष में बांटा और अप्रत्यक्ष में भक्तों। इसके बाद हम आते हैं अकर्मक क्रिया पर। सकर्मक क्रिया हमारी जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है सकर्मक, और ये दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। इसके बाद अकर्मक क्रिया समझेंगे। जो क्रिया किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करती, नहीं होता, जिसमें किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करती, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसमें कर्म होता ही नहीं। अब इसको भी आप जानेंगे। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कभी कर्म का प्रयोग नहीं होता, उसमें कर्म का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है, इसमें कर्म होता ही नहीं, तो क्रिया का फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। अब उदाहरण देखिए आप, बच्चे सो रहे हैं, इसमें कर्ता कौन है, बच्चे, और एकदम बाद क्रिया है, तो क्रिया का सीधा सीधा किस पर असर है, बच्चे, कर्ता पर। तो जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आप इसमें कर्म नहीं ढूंढ सकते, कर्म नहीं मिलेगा। वह कमरे में बैठी है, वह इसमें कर्ता है और आगे क्या है, क्रिया है। आपको कर्म इसमें नहीं मिलेगा। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका कर्म के होते हुए भी अर्थ पूरी तरह स्पष्ट होता है। कर्म के होते हुए भी अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है। कर्म है लेकिन अर्थ फिर भी वो अधूरा है। कैसे है देखिए जरा। मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, क्या मानता हूँ, ये अधूरा है। कर्म तो इसमें है लेकिन ये अधूरा है। क्या मानता हूँ, उत्तर नहीं मिलता हमें, क्या मानता हूँ। मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ, अब हमें इसका उत्तर मिल गया। इसमें मित्र, क्या मानता हूँ, मित्र मानता हूँ। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आप देख लेंगे। इन दोनों वाक्यों में कर्मस्य तुम्हें उसे कर्म होते हुए भी मित्र व भोजन शब्द लगाने पर ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है।
आप इन वाक्यों को पढ़कर देखिए। जब इसमें हमने मित्र लगाया और दूसरे वाक्य में हमने भोजन लगाया, मैंने उसे करने को कहा। क्या करने को कहा? भोजन करने को कहा। मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ, ऐसे हमने ये दो शब्द लगाए हैं, एक मित्र और दूसरा भोजन। तो ये लगाने के बाद ही इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हुआ है। आप देखें, शब्द ऐसे इन शब्दों को ही पूरक कहा जाता है, जो उसका पूरा अर्थ कराते हैं, पूरा अर्थ देते हैं, जो अर्थपूर्ण, उस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करते हैं, वो पूरक कहा जाता है। उस शब्द को हम पूरक कहेंगे, क्योंकि इनके बिना क्रियाएं सकर्मक होते हुए भी अपूर्ण होती हैं, अधूरी होती हैं। इसलिए इन्हें ये पूरक शब्द हमने दिया है। इसमें क्या, एक पहले वाक्य में हमने मित्र दिया है, दूसरे में हमने भोजन दिया है, ये पूरक का कार्य कर रहे हैं। अब संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, ये हम कल करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।